नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपने खबरों के माध्यम से। आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की ओर से एक बार फिर से बयानबाजियों को तेज कर दिया गया है। वहीं आपको दिखाएंगे नेपाल की भयावह तस्वीरें और साथ ही साथ आपको अपडेट देंगे कि किस तरीके से स्तब्ध करने वाले वीडियोज सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी जानकारी देंगे। तो प्रज्ञा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम खबरों की। बिल्कुल, तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में है। चर्चा सिर्फ उनके बयान को लेकर नहीं बल्कि एनडीए नेताओं के तीखे हमले को लेकर भी है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर ओवैसी की ओर से कड़ी आपत्ति को जताया गया है जिसमें प्रयागराज के एक स्कूल की नाबालिग छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया गया। दरअसल प्रज्ञा, मैटर ये है कि छात्रा ने स्कूल के निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी और जिसके बाद कोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर इस याचिका को खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, और निकिता, उसी के बाद से ओवैसी ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब उनके इसी बयान को लेकर एनडीए के नेता हमलावर हैं। सवाल यह है कि क्या ओवैसी की टिप्पणी अदालत के फैसले पर सियासी हस्तक्षेप की कोशिश है या फिर वो धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल को उठा रहे हैं। और इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों चर्चा में हैं। सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि एनडीए नेताओं के निशाने पर भी। दरअसल ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की थी जिसमें प्रयागराज के एक स्कूल के नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी गई थी। छात्रा ने तय स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी के बाद एनडीए नेता हमलावर हैं और कह रहे हैं कि ओवैसी के लिए इस्लाम संविधान से भी बड़ा है। ऐसे में किसने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ते हैं। उनकी दिक्कत ये है, उनके हिसाब से हर चीज़ इस्लाम विरोधी हो जाती है, तो उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। संविधान कहाँ गया, पूछिए ओवैसी साहब से, कहाँ है संविधान? क्योंकि इस्लाम तो संविधान से भी बड़ा है इनके लिए। तो ऐसे लोगों की बातों पे कमेंट करने की जरूरत क्या है? ओवैसी साहब एक अच्छे वकील हैं, मैं अपेक्षा करूंगा कि उनको दिक्कत है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं मामला लेकर, परंतु हिजाब इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है और दुनिया में कई देश हैं जहाँ पर हिजाब नहीं पहना जाता। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि छोटी मुस्लिम बच्चियों के लिबास को एक धार्मिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। काश ओवैसी जी ने कुरान शरीफ को पढ़ा होता। अगर आप कोई भी पढ़ता, सूरह अल अलक, उसमें इकरा का सबसे पहले जिक्र है, यानी कि पढ़ना। और कहीं पे भी कुरान शरीफ में लिखा नहीं है कि ये अनिवार्य हिस्सा है। जो पास थंब है इस्लाम के, उसमें से एक नहीं है, यानी कि मैंडेटरी या कंपल्सरी या लाजमी ये नहीं है किसी भी तरह से। तो ये साफ जाहिर है कि इसको सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी के बयान पर एआईएमआईएम नेता और मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। कि मैं भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे फुली डिसएग्री करता हूँ। ये हर संविधान ने आर्टिकल 25 में फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाज़त दिया है। मैं मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करूँगा, आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करिए। ये पूरा वायलेशन है आर्टिकल 25 और 19 का संविधान के। फ्रीडम ऑफ चॉइस का एक्सप्रेशन का आप क्या करेंगे बताओ मेरे को। पर मेरा चॉइस है, मुझे मेरी बेटी को, मेरी बहन को अगर हिजाब पहनना है, आप कौन होते हो उसको रोकने वाले? हाँ, और ये एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं इस्लाम के अंदर, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? तो डायरेक्ट अटैक है हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर, और डायरेक्ट आर्टिकल 25-19 का पूरा उल्लंघन है ये। नहीं, देखिए, हेड स्कार्फ जो है हिजाब नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। हेड स्कार्फ जो होता है वो हिजाब नहीं होता। हिजाब का मतलब ये है कि औरत या लड़की अपने पूरे जिस्म को ढाके, चादर के साथ या किसी भी चीज के साथ। वो तो सिर्फ हेड कवर होता है उसका, वो भी चेहरा खुला होता है और सिर्फ पीछे का सर यानी बाल वाल उसमें कवर होते हैं सिर्फ। तो उसको मैं समझता हूँ इस्लाम से जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना नया गेम खेला है, मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की है। हालांकि हेड स्कार्फ का मतलब हिजाब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हाई कोर्ट के फैसले में कहीं ना कहीं वो इस्लामोफोबिया जरूर नजर आता है, जिसकी वजह से इसको धार्मिक रंग दे दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की 2 जजों की बेंच ने एक छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिका दाखिल करने वाली छात्रा ये साबित नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना उसके धर्म का ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके बिना उसकी आस्था पर खतरा पैदा हो जाएगा। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी फैसले के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और देश भर में इस पर बहस शुरू हो गई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन के पावन मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माताओं और बहनों को अब बड़ी सौगात दे दी है। बिल्कुल, पहली रक्षा सौगात है। रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक बसों में मुफ्त यात्रा। वहीं दूसरी घोषणा जो है वो 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए की गई है, जिन्हें आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, और देखिए लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई भी दी और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के लिए माताओं और बहनों को 2 बड़े उपहार दिए हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक बसों से फ्री यात्रा के साथ ही 60 साल से ऊपर की महिलाओं को आजीवन फ्री यात्रा की घोषणा की है। 11 महिलाओं को सांकेतिक कार्ड भी उपलब्ध कराया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को बधाई दी और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद महिलाएं खुश दिखीं, साथ ही कहा कि वो योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देते हैं और उन्होंने हमारी सेवा की है, हम उनका साथ देंगे। अच्छा है, हम लोगों के लिए ठीक है, उनको हम आशीर्वाद देते हैं, खुश हैं उनसे। में बहुत अच्छा कदम उठाया योगी मोदी ने, तो हम खुश हैं। अच्छा है, सरकार बनी रहे और क्या कहेंगे। बहुत अच्छा किए वो योगी मोदी जी, सेवा कर दिए हम लोग के लिए, बहुत अच्छा किए हैं। अब जब तक रहेंगे तब तक योगी का सहयोग रहेगा। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं योगी जी के लिए। मतलब ये कि अब यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाएं आईडी कार्ड दिखाकर उम्र भर फ्री में बस यात्रा कर सकेंगी। 60 प्लस महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई किराया लगेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो महिलाओं को फ्री यात्रा देकर योगी ने बड़ा दांव खेल दिया है। इससे 60 साल की उम्र की ज्यादातर महिलाओं को वोट बीजेपी को मिलना तय है। इससे 60 साल की उम्र की ज्यादातर महिलाओं का वोट बीजेपी को मिलना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भारत के हमले को लेकर चल रहे दावों पर अब देश के पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल, जनरल अनिल चौहान ने साफ किया कि भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा स्थित किराना हिल्स और वहां मौजूद किसी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाकर हमला नहीं किया था। यानी कि देखिए, जिस कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगातार दावे किए जाते रहे हैं, उसकी तस्वीरों को अब पूरे तरीके से पूर्व सीडीएस के बयान ने साफ कर दिया और इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ओर से पाकिस्तान के सरगोधा में किराना हिल्स पर हमला किए जाने के दावों पर बड़ा खुलासा किया है। अनिल चौहान के मुताबिक भारत ने किराना हिल्स या वहां मौजूद किसी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाकर कोई हमला नहीं किया था। उन्होंने बताया कि निशाने की तलाश में भेजा गया भारत का लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि ड्रोन शायद अपना टारगेट न मिलने के बाद किराना हिल्स की पहाड़ियों से जा टकरा गया होगा। Occasions has been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha.
So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asked. अनिल चौहान के इस बयान पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। So yes, Kirana Hills was hit. Now whether the intent was there or not, the CDS has very clearly stated that the intent was not to hit it. It was a loitering munition, and that munition would have actually homed onto the target, which was an air vent and which went deep inside and created a lot of damage. And it was that damage which caused great concern. I think Pakistan was really in a panic, and the United States went into a panic mode. Our military is saying is that there was a loitering drone which went to Sargodha, but it could not locate any target, and it had limited energy, so it started wandering, and it wandered towards the Kirana Hills. And Pakistan might have concluded that India was planning to attack the Kirana Hills, where they keep their nuclear weapons entirely or part thereof. Well, I believe Pakistan wanted to stabilize the relation with India. They have been sending messages across through back channels, and before that, because during the Sindoor operation, we all understood that India, while they wanted to maintain a deterrence against Pakistan, but they were also ready for any kind of eventuality. So having said that, I would say that India is determined, that there is no questions about Pakistan using its territory for any terrorist group to act against India. And if Pakistan wanted to normalize the relation with India, I think they should take a first steps of a confidence building measure. हालांकि कांग्रेस इसे लेकर भी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि इस वक्त सरकार पैलेट गन वाले मुद्दे छिपाने के लिए नए और पुराने मुद्दे निकाल रही है। पिछले 10-15 दिन से बहुत सारे मुद्दे लाए गए। क्यों? क्योंकि एक मुद्दे को ढकना है, छिपाना है, उससे ध्यान हटाना है। क्या है वो मुद्दा? आप समझ ही गए होंगे। पैलेट गन का आदेश किसने दिया? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीडीएस जनरल ने इस बात का खुलासा किया। अनिल चौहान का यह बयान अब चर्चा में है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में महिला वोटों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अब सियासी जंग तेज होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही दल महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए बड़े बड़े ऐलान और वादे कर रहे हैं। जहां योगी सरकार ने लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही 50,000 छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा भी की गई है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए आर्थिक मदद देने का वादा किया। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 अभी कई महीने दूर है, लेकिन महिला वोटों की लड़ाई तेज होती जा रही है। योगी सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है। इसके साथ ही 50,000 छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बुधवार को सपा ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया। सपा ने सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा मुफ्त लैपटॉप और साइकिल जैसे कई लोक लुभावन घोषणाएं कर महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। यानी चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का आधी आबादी पर पूरा फोकस है। दरअसल यूपी के चुनावी समीकरण में महिलाएं गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक प्रदेश में करीब 13.39 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं,
जिनमें 6.09 करोड़ महिलाएं हैं। यानी कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 45.46% है। पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 54.54% है। ऐसे में महिला वोटरों के रुख में मामूली बदलाव भी कई विधानसभा सीटों पर पूरा गेम बदल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों आधी आबादी के जरिए सत्ता की चाबी हासिल करने की कोशिश में जुटी हैं। इस बीच महिला वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ सपा कह रही है कि जब सरकार के जाने का समय आ गया है तो उन्हें महिलाओं की याद आ रही है। वहीं बीजेपी ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि उसके शासनकाल में महिलाओं की हालत बदहाल थी। नहीं, ये ऐलान तब क्यों है जब वो विपक्ष में है? यह ऐलान तो तब होना चाहिए जब वो सत्ता में थे, तो ऐलान नहीं होना चाहिए, देना चाहिए। मेरा तो सवाल है इन लोगों से कि आप सत्ता में थे, इतने लंबे समय तक सत्ता की चाबी आपके हाथ में थी, तब आपके मन में विचार नहीं आया? तब तो दूसरी कहावत, ये आंधर बांटे रेवड़ी आपन आपन दे। मेरा मानना है जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो जो बात यहाँ से कही जा रही है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपए समाजवादी पार्टी देगी, और अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि किस तरह समाजवादी पार्टी 40,000 रुपए महिलाओं को देगी सम्मान निधि। उनके समय में तो महिलाएं जो है घर से निकलती थी, घर से सकुशल आ पाए कि न आ पाए, इसके लिए माताएं बहनें चिंतित होती थी। लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था, अपराधी जेल से सीधे डीजीपी से मिलता था। हमारी माताएं बहनें भयभीत रहती हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे? ये जोगी जी की सरकार है तो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जब जाने का टाइम आ गया, अब वो योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लुभाने का काम करते हैं, बाकी महिलाओं के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया। एक तरफ बीजेपी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बेटियों को स्कूटी और छात्र छात्राओं को टैबलेट जैसी योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सपा 40,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद, लैपटॉप, साइकिल और दूसरी घोषणाओं के साथ मैदान में है। अब देखना होगा कि 2027 की सियासी जंग में आधी आबादी किसके पक्ष में फैसला सुनाती है और ऊंट किस करवट बैठता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, लेकिन पुरी में इस पर्व को आस्था और परंपरा अपने आप में बेहद खास भी है। बिल्कुल, देखिए, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र के लिए विशाल राखियां तैयार की जा रही हैं। मान्यता और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन का पावन अवसर पर बहन सुभद्रा देवी अपने दोनों भाइयों भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को ये विशेष राखियां पहनाएंगी। बिल्कुल, विशाल आकार की ये राखियां सिर्फ भाई बहन के प्रेम और रक्षाबंधन की परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरी की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा और आस्था से भी गहराई से जुड़ी है। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। भाई और बहन के पवित्र प्रेम, रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी तैयार की जा रही है। रक्षाबंधन के दिन बहन सुभद्रा देवी अपने दोनों भाइयों भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को ये विशेष राखी पहनाएंगी। पाटरा बिसोई सेवायत भगवान के स्वरूप के मुताबिक राखी के लिए रंगों का चयन करते हैं। भगवान बलभद्र के लिए सफेद और हरे रंग, जबकि भगवान जगन्नाथ के लिए लाल और पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। राखी को कौड़ियों, जरी और बारीक धागों से सजाया जाता है। इसे तैयार करने में करीब 10 से 15 दिन का समय लगता है। ये राखी विश्व का सबसे बड़ा राखी भी बहन सुभद्रा जी दोनों भाई को पहनाएंगे। ये अभी जो राखी हम बनाया है, ये बांसों का पाट में बना हुआ है। ये चारों कलर में विभक्त करके नाली और ये हल्दिया और नीला और सबूत 4 कलर में हम बनाया है। ये 4 कलर में बना के इसको, और भी इसका साथ में 4 सुपारी का माला भी बना हुआ है। एक माला में 54 सुपारी लगता है। ये 4 माला भी 4 कलर में विभक्त करके बना हुआ है। ये बहन जी सुभद्रा माता जी दोनों भाई को दोनों चारों राखी पहनाएंगे। रंगों का चयन, भगवान के स्वरूप के अनुसार रंग चुने जाते हैं। भगवान बलभद्र के लिए सफेद,
हरा और भगवान जगन्नाथ के लिए लाल पीला। गोल आधार तैयार। पारंपरिक पट्टा वस्त्र को काटकर गोल आकार दिया जाता है। धागों की सजावट। गोल आधार पर धागों को गोलाकार तरीके से लपेटकर फूल जैसी डिजाइन बनाई जाती है। कौड़ी और जरी की सजावट। राखी के किनारों और बीच में कौड़ियों, जरी और बारीक धागों से सजावट की जाती है। बांधने वाला धागा। कई पट्टा धागों को जोड़कर मजबूत डोरी तैयार की जाती है और राखी के पीछे जोड़ी जाती है। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के लिए ये खास राखी तैयार करने में करीब 10 से 15 दिन लगते हैं। ये आनंद लग रहा है और भक्त लोगों के भी ये जब हम मंदिर में जाके देंगे और ये भगवान जी परिधान करेंगे, वो भक्त लोग दर्शन और दुर्लभ दर्शन होती है, इनके मनस्कामना भी पूर्ण होती है। ये बहुत आनंद ही मिलता है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को समर्पित ये विशाल राखियां सिर्फ रक्षाबंधन का प्रतीक नहीं, बल्कि पुरी की सदियों पुरानी परंपरा और भक्ति का भी खास हिस्सा है। इस बार इन विशाल राखियों के जरिए रक्षाबंधन का उत्सव और भी खास होने जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल में भारी बारिश और तबाही के बाद अब कुशीनगर में नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर बना बाढ़ का खतरा अब कुछ कम हुआ है। बिल्कुल, ताजा हालात की बात करें तो नदी का जलस्तर घटा है और सुबह 7 बजे तक नारायणी नदी का डिस्चार्ज करीब 92,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। गंडक यानी वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, ताकि नदी के बढ़े हुए पानी का दबाव कम किया जा सके और इससे पहले खड्डा तहसील के भी कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था और जिसमें अब राहत की खबर जो है वो सामने आई है कि जो ये जल स्तर है अब वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। कल नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही की तस्वीरें हर किसी ने देखा। वो भयावह मंजर जिस तरीके से मकान ताश के पत्ते की तरह नदी में बहते हुए नजर आए और जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज और बिहार प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। तमाम अधिकारी हरकत में आए थे और अधिकारी जो है बाढ़ प्रभावित जो इलाके बीते दिनों हुआ करते थे उन इलाकों में पहुंचे और वहां पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। अगर आज की बात करें तो सुबह इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के पास है। इधर की ये तस्वीरें हैं गंडक बैराज की, जहां पर 36 फाटक जो है इस वक्त खोल दिया गया है और नदी का जो फ्लो है गंडक नारायणी नदी, गंडक और नारायणी नदी को एक ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक ही नदी है। और त्रिशूली नदी में नेपाल के बाढ़ के बाद जो उसका पानी है वो सीधे तौर पर गंडक नदी में आ रहा है। हालांकि डिस्चार्ज अगर कल के मुकाबले देखें तो अब जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। कल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख क्यूसेक जो है गंडक नारायणी नदी का डिस्चार्ज था। हालांकि अगर आज सुबह 7 बजे की बात करें तो 92,000 क्यूसेक जो है डिस्चार्ज रहा है आज सुबह 7 बजे। और अब कहीं ना कहीं जो गंडक नदी का डिस्चार्ज है वो कल के मुकाबले कम हुआ है, तो राहत की सांस जो है वो तमाम अधिकारियों ने ली है। और जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि नेपाल की त्रिशूली नदी का जो बाढ़ का पानी है वो गंडक नदी में आएगा और जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज जिले से होते हुए बिहार में पहुंचेगा, बाढ़ की एक भयावह स्थिति आ सकती है। लेकिन अब राहत भरी खबर है और गंडक नारायणी नदी का जो डिस्चार्ज है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नेपाल में जो है त्रिशूली नदी की बाढ़ ने काफी तबाही मचाया। तमाम जो लोग हैं 400 के करीब लापता हुए, तमाम लोगों की मौतें हुई हैं। और हालांकि इस पूरे मामले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मदद पहुंचाई है नेपाल सरकार को। नेपाल के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने कल जो है फोन पर वार्तालाप किया था, बातचीत की थी और जिसके बाद से इस पूरी घटना पर दुख जताया था और हर संभव मदद की बात कही थी। और जो मदद है वो अब भारत की तरफ से नेपाल को पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें यहाँ पर 36 फाटक की है वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की। और कुछ मलबे हम कह सकते हैं जो फूस के घर रहे होंगे वो जब वहां की बाढ़ में जो है बह गए और उसके कुछ मलबे जो है पानी में बह कर के जाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और तमाम नीचे की तरफ नाव भी चलती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। और 36 फाटक जो है यहाँ पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर खोल दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें हैं गंडक नदी वाल्मीकि नगर बैराज से। ये इस फाटक को जो है कल शाम भी खोला गया था, अलर्ट दिया गया था प्रशासन की तरफ से। हालांकि डिस्चार्ज में कमी आई है
और अगर बात करें कुशीनगर जिले के दियारा इलाके की तो दर्जनों गांव है, 50,000 की आबादी है और वहां भी जो है कल अलर्ट दिया गया था। जिस तरीके से कुछ लोग खेती के लिए नदी की तरफ गए थे, वहां से जो है रेस्क्यू करके उन्हें ऊंचे इलाकों पर लाया गया था नदी के इलाकों से। प्रशासन जो है समय रहते प्रशासन ने सतर्कता दिखाई, चूंकि पानी बढ़ता तो वो लोग फंस जाते, उससे पहले जो है प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए उनको नदी के बीच इलाके से ऊपर की तरफ जो है लाया। तो कहीं ना कहीं अब जो है राहत की खबर कही जा सकती है। जिस तरीके से नेपाल में बाढ़ और तबाही के बाद से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट की बातें सामने आ रही थी, हालांकि सुबह आज का वक्त जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। मुंबई के परेल में ईद के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प के बाद अब तनाव की स्थिति बन गई है। बिल्कुल, और देखिए तकिया मस्जिद के पास किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, अचानक से यह बढ़ने लगी तो वहीं देखते ही देखते नारेबाजी और मारपीट भी होने लगी और इस दौरान कथित तौर पर पथराव की भी बात सामने आई है। झड़प के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए और स्थिति को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। मुंबई के परेल इलाके में बुधवार रात ईद ए मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प से तनाव फैल गया। तकिया मस्जिद के पास जुलूस के बाद लोग घर लौट रहे थे, तभी दो गुट आमने सामने आ गए। शुरुआत कहासुनी से हुई, फिर दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और हालात उस वक्त ज्यादा तनावपूर्ण हो गए जब पथराव तक की नौबत आ गई। परेल और चिंचपोकली के बीच लक्ष्मी कॉटेज बिल्डिंग के पास जुलूस के दौरान हुए हंगामे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर हालात को संभाल लिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने संयम और सूझबूझ के साथ भीड़ को समझाया और किसी बड़े टकराव से पहले ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। लोगों ने बताया कि जुलूस के दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, सड़क जाम कर दी गई थी और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। ऐसा बात नहीं, बात यही है कि वो लोग आवाज कर रहे थे, आ रहे थे, बहुत किसी को रोड क्रॉस करने के लिए नहीं दे रहे थे। गाड़ी सिग्नल पे रुक ही नहीं रहा था। गाड़ी नहीं रुकेगा, आदमी क्रॉस कैसा करेगा? छोटे आदमी है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, आते हैं, तो क्रॉस तो करना पड़ेगा ना। हाँ, पुलिस तुरंत आ गई, तुरंत आ गई। पुलिस ने बहुत अच्छे से, पुलिस ने कल का जो हैंडल किया है ना, वो बहुत अच्छे से किया। अभी तो सिचुएशन बहुत ही शांत है, शांत हो चुका है। इसका पूरा क्रेडिट अगर मुंबई पुलिस को जाता है। जब 4-5 साल से ये घटनाएं लगातार छिटपुट होती ही हैं और कल का जो गणपति भगवान के ऊपर जो अंडा फेंका गया उसका भी थोड़ा रिएक्शन था, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ जब जुलूस निकलता है तो यंग बच्चे बैठे रहते टेबल सीट में, झंडा लेके घोषणाबाजी करते हुए इस हिंदू परिसर में गुजरते वक्त वो थोड़ा सा भड़काऊ घोषणाएं देते हैं, जिसका रिएक्शन आज यहाँ छुटपुट घटनाएं हुई। लेकिन मैं प्रशासन को सच्ची, आज रात को 2 बजे देखेंगे आप, लॉ एंड ऑर्डर शर्मा जी, लॉ एंड ऑर्डर देशमाने सर और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर आशीष शेलार जी इसका जायजा ले रहे हैं और लगभग आप देख सकते हैं 1 घंटे के अंदर पूरा माहौल शांत हो चुका है। सर ये घटना शाम को 7 बजे छिटपुट शुरू हुई, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे बहुत ही उग्र हो गई। आप मेरे बगल में देख सकते हैं लक्ष्मी कॉटेज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बैनर भी फाड़े, घोषणाएं भी दी। वहाँ से हिंदू समाज के लोग उतरे, उन्होंने भी उनके घोषणा दी। दोनों में छिटपुट झगड़े हुए, मारामारी भी हुई, कुछ अरेस्ट हुए, कुछ कैजुअलिटीज़ हुए जो KM में एडमिट है। मुझे लगता है दोनों समाज ने इस वक्त शांति का हमें प्रयास करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काना चाहते हैं। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन झड़प की असली वजह क्या थी, इस पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस की तरफ से भी विवाद के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मुंबई में आने वाले गणेश उत्सव को देखते हुए पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है। ऐसे में परेल की इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर और ज्यादा सख्त नजर रखी जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर शामली से है, जहां यूट्यूबर और हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, वारदात शामली कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक अंकित शाम के वक्त जिम गए थे और जिम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
बिल्कुल। और देखिए, जानकारी यह भी सामने आई है कि बदमाशों ने करीब 18 राउंड गोलियां चलाई हैं और फायरिंग में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया था और जहां मौके पर ही गिर पड़े और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है, बताते हैं आपको इस खास पेशकश के माध्यम से। यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया। घटना शामली कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। अंकित बालियान शाम के वक्त जिम गए थे और वहां से बाहर निकलकर जैसे ही वो आए, बदमाशों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। करीब 18 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलने से वो गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल अंकित बालियान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा, आप वो सुनिए। में एक नाला पटरी पे एक जिम है, वहाँ पे रोज जिम करने आते थे कभी कभी वो, और जैसे जिम से निकले जा रहे थे उसे गोली मार दी गई उनकी, तो अस्पताल ले जाएगा जहाँ उनकी मौत हो गई है। जानकारी भी कि 4 लड़के थे, 2 बाइकों पे लोग आए थे बिना हेलमेट के और वो भागने में सफल हो गए। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम, हमारे SHO कोतवाली, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें। बहुत जल्दी घटना को रिकॉर्ड करेंगे, समय गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर, जिस तरीके से हत्या हुई गोलियों से गोली करते, कितने राउंड गोली चली होगी कुछ आइडिया? नहीं, अभी तो वहाँ 2-3 खोखे मिले थे हम लोगों को, जो हमारी वहाँ पे फॉरेंसिक टीम है वो निकाल रही है उसको। विस्तार से आपको हम और डिटेल 1 घंटे बाद बता पाएंगे, तो चूंकि डेड बॉडी हम लोग मर्चरी भिजवा रहे हैं, लोग घर पे चौराहे पे लेके आ गए हैं वहाँ पे, उसको हम लोग उनको भिजवा रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगी है। बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे इसको हम लोग। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। अंकित बालियान के पिता धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि हर हाल में उनके बेटे को मारने वाला आरोपी उनको चाहिए। आदमी चाहिए वे जिन्होंने मारा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। धरना जारी रहेगा, नहीं को उसका तो कोई मतलब ही नहीं था किसी से। ऐसा है, हरियाणा से इसका संपर्क था, हरियाणा से ही सब कुछ था, यहाँ इसका कोई संपर्क नहीं था, किसी से कोई बोलचाल कुछ नहीं थी। वो एक कमेटी है, जो भी है हमें तो पता नहीं, वो है बस, और हमें विवाद की जानकारी है आपको? नहीं। भैया को बता दें कि अंकित बालियान जहां जिम करते थे, उसी जिम के बाहर उनकी हत्या हुई। ऐसे में जिम संचालक ने इस पूरी वारदात के बारे में बताया है। आप भी सुनिए कि आखिर ये घटना कब और कैसे हुई। सिंगर अंकित बालियान वो एक्सरसाइज करना था हमारे पास काफ़ी टाइम से, 8 महीने से करीब, और वो एक्सरसाइज करके चला गया था यहाँ से, तो कुछ ही दूरी पे उसको बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कितने बदमाश थे? करीब 4 बदमाश। कैसे थे जी? कैसे आए थे? सर वो पैदल भागे हैं इधर से, यहाँ सामने से भागे पैदल। कितनी गोलियां लगी? करीब 20 राउंड फायर के आसपास में। तो गोली कहाँ लगी? सर ये तो पता नहीं कहाँ लगी, लेकिन उसको तुरंत ही लड़के हॉस्पिटल में ले गए। जिम में लड़का ऐसे ही करता था, उसके गांव का भी था एक। अंकित बालियान के मर्डर पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की 18 राउंड गोलियां चलाकर बेरहमी से हत्या की गई, उससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। मृतक की दुखी मां के द्वारा अपने बेटे के शव को गोद में रखकर सड़क पर ही शोकाकुल होने का समाचार हृदय विदारक है। जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद की है। उत्तर प्रदेश की समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। इस हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दृष्टिकोण से भी किए जाने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने इस पूरी घटना को बेहद निंदनीय बताया है। बहरहाल पुलिस ने वारदात वाली जगह की जांच शुरू कर दी है। आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके। जानकारी के मुताबिक अंकित बालियान इन दिनों जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उनकी अचानक हत्या की खबर सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि उनकी हत्या के पीछे असल वजह क्या थी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महंगाई की मार से पहले ही परेशान आम लोगों की रसोई का बजट अब सब्जियों के बढ़ते दाम के कारण भी बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, प्याज टमाटर से लेकर गोभी मटर और शिमला मिर्च तक के दाम बढ़ने से अब घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। हालात ये है कि जो लोग पहले 2 से 3 किलो सब्जियां खरीद ले जाते थे, अब आधा किलो या 1 किलो में ही काम चलाने को मजबूर है। बिल्कुल, और इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। महंगाई की मार से पहले ही परेशान आम लोगों की रसोई का बजट
अब सब्जियों के बढ़ते दाम ने बिगाड़ दिया है। प्याज, टमाटर से लेकर गोभी, मटर और शिमला मिर्च तक के दाम बढ़ने से घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। हालात ये हैं कि जो लोग पहले 2 से 3 किलो सब्जियां खरीद कर ले जाते थे, अब आधा किलो या 1 किलो में ही काम चलाने को मजबूर हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम का असर सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं, बल्कि सब्जी विक्रेताओं की दुकानदारी पर भी पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियां खरीदने के लिए लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि सिर्फ सब्जियां ही महंगी नहीं हुई हैं, किराना सामान, खाद, तेल और रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 60 रुपये हो गया, सब्जियां बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो आज मंडी पहुंचे हो, लगता है कि जेब ते भारी जरा भार पै रहा है। और पैने पर खानियां पैनियां की करिए, खानियां पैनियां। तो हर सब्जी का रेट, टमाटर की सब ਦਾ बहुत रेट हाँ जी 40-50 रुपए तो घट कोई सब्जी नहीं है। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਖੰਡ ਬੜੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆਪਕੇ खंड तो भाजी 65 रुपये किलो हो गई है। सारा मतलब टोटल मार्केट में ही रेट बहुत ज़्यादा भाजी, जेड़ा मर्जी सौदा ले लो, जितनी मर्जी सब्जी ले लो, किसी रेट का रेट लो। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। नेपाल में तिब्बत की तरफ से आया अचानक सैलाब ने भारी तबाही मचा दी है और बिल्कुल और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। इस वक्त प्रकृति ने हाहाकार मचाया हुआ है। तिब्बत की तरफ से आया पानी नेपाल में तबाही का सैलाब लेकर आया है। रसवा में भोटेकोशी नदी ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि पुल, सड़कें, घर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक इसकी चपेट में आ गए। ये तस्वीरें नेपाल में आई उस भयानक बाढ़ की हैं, जहां नदी का शांत बहाव अचानक रौद्र रूप में बदल गया। नेपाल में प्राकृतिक प्रलय, तिब्बत की तरफ से आया तेज पानी, भोटेकोशी नदी में अचानक उफान, रसवा में भारी तबाही, घर, सड़क और पुलों को नुकसान। सबसे ज्यादा नुकसान रसवा जिले में हुआ, जहां बाढ़ ने आसपास के सैकड़ों पेड़ों को चपेट में ले लिया। नेपाल के त्रिशूली बाजार में बुधवार सुबह अचानक पुल के नीचे से सैलाब बहने लगा। कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए। सिर्फ पेड़, घर और गांव ही नहीं, रसवा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी के किनारे अचानक आई बाढ़ के बाद कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ के बाद सबसे बड़ा सवाल है लापता लोगों का। नेपाल के पर्यटन विभाग के अनुसार करीब 384 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, जिसमें 105 भारतीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। टिमोरे बॉर्डर पोस्ट पर करीब 9 पुलिसकर्मियों के भी लापता होने की खबर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 25 लोगों को बचा लिया है। राहत और बचाव अभियान में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लापता लोगों की तलाश और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। नेपाल की इस तबाही ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। इसे देखते हुए बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं। बगहा में प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। अभी तो हम लोग को भी मालूम हो गया है, धीरे धीरे मोबाइल से भी और प्रशासन की तरफ से भी हम लोग को मालूम हुआ है। तो जैसे कि रेता में बहुत आदमी गया हुआ है काम करने के लिए, तो वो लोग को भी फोन के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि यथासंभव जल्दी यहाँ पे मतलब आ जाएं, क्योंकि पिछले बार भी पानी के चलते कुछ आदमी रुक गया था और रात भर वहीं रुकना पड़ा था। सूचना यही है हम लोगों को कि जो एसडीएम साहिबा आई हुई थी, उन्होंने सब ग्रामीणों को तो समझा बुझा कर गई हुई हैं कि भाई नदी किनारे आप लोगों को नहीं आना है, पानी ज़्यादा आ रहा है। नेपाल में त्रिशूला बांध टूट चुका है, तो हम लोग भी तो मतलब सतर्क ही हैं। पानी का क्या है, रफ्तार बढ़ा हुआ है पहले? ना, अभी हल्का फुल्का बढ़ा है। अभी कहाँ जाइए सो कहाँ जाइए, गंगा जी ये करतरी तो गंगा जी के बनवावे लोग ठोकर बढ़ी मजबूत बनाई तब न लोग रही। अब एक गो ठोकर बनाइल बा बीरा भार आ ये जब पनिया बनाइल बा जे जुमू से नहीं का खाता ई ठोकर कैसन बनले बा लोग भागे भइल बा। नेपाल में आई ये बाढ़ सिर्फ पानी का उफान नहीं, बल्कि तबाही की ऐसी लहर है
जिसने देखते ही देखते जिंदगी की रफ्तार रोक दी। जहां कभी सड़कें थी वहां अब मलबा है, जहां घर थे वहां सिर्फ निशान बचे हैं, और जहां सैकड़ों पर्यटक घूमने पहुंचे थे वहां अब अपनों की रेस्क्यू टीमें तलाश कर रही हैं। तो फिलहाल हमारे आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही, जिसमें हमने आपको दिखाया कि नेपाल में किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है। तो वहीं इस पर बड़ा अपडेट आपको यह भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मदद करने का ऐलान किया गया है। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।